नमस्कार बच्चों, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर का जो है सेकंड लास्ट पार्ट ये है कोलाइडी विलियन के अनुप्रयोग। हो सकता है हम इसी पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोलाइडी विलियन के अनुप्रयोग यानी हमने इससे पहले ये पढ़ा था स्कंदन क्या होता है, अवक्षेपण क्या होता है या ऊर्णी गुणन क्या होता है, ऊर्णन मान क्या होता है, हार्डी-सुलजे का नियम वगैरह वो सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी विलियन के अनुप्रयोग, यानी इन कोलाइडी कणों का क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में भी। तो पहला उपयोग आपके सामने लिखा हुआ है, जल के शुद्धिकरण में क्या कोलाइडी विलियन का उपयोग है? क्योंकि कोलाइड एक गुण दर्शाता है स्कंदन का, उस कारण कोलाइडी विलियन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। वो हम पढ़ेंगे कैसे किया जाता है जल के शुद्धिकरण में कोलाइडी विलियन का उपयोग। फिर धूम्र अवक्षेप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी स्कंदन द्वारा प्रदूषण को कम किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे औषधियों के क्षेत्र में। आगे और है डेल्टा निर्माण में, जब डेल्टा का निर्माण होता है इसी के द्वारा होता है। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलियन के। तो जल के शुद्धिकरण में कोलाइडी विलियन कैसे उपयोग होता है, तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो आप दैनिक जीवन में भी देखते हो, जल यानी आपके टाँके में फिटकरी डाली जाती है, हमारे बड़े बुजुर्ग यही डालते हैं। क्यों डालते हैं उसका रीजन आज हम जानेंगे। तो पीने वाले पानी में मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े थोड़े धूल के कण होते हैं पानी में, आप कहीं भी देख लो। तो मिट्टी के कण होते हैं जो ऋणावेशित कोलाइडी सोल है या ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है, सोल होते हैं। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था धनायन और ऋणायन में, यानी धनायन कोलाइडी और ऋणायन कोलाइडी में तो हमने मिट्टी को डाला था ऋणायन के अंदर। तो इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब इसमें फिटकरी, जिसे आप बोलते हो पोटास एलम डाला जाता है तो जो Al+3 धनायन होता है। इस कारण ऋणावेश के साथ मिलकर स्कंदन द्वारा जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो जल पूरी तरह से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार की नेगेटिव अशुद्धियां बोल सकते हो, या मिट्टी के जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो पोटास एलम Al+3 होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, जाहिर सी बात है उदासीन की तरह कार्य करेगा। और उदासीन होते ही एक प्रकार का गुच्छा बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। तो कोलाइडी विलियन का पहले गुण के आधार पे हमने ये सीख लिया जल के शुद्धिकरण में कैसे काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा और इम्पोर्टेंट भी है, धूम्र अवक्षेपण में। यह एक क्या होता है कि जहाँ फैक्ट्रियाँ, चिमनियाँ, धुआं निकलने वाला जो बहुत ही प्रदूषण होता है, यानी जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उन प्रदूषण को कम करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। वो हम समझेंगे कैसे किया जाता है कि जो धुआं या धूल के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, और कार्बन यानी केमिस्ट्री में आप अगर देखो किसी भी चीज़ को जलाया जाए, यानी जो चीज़ जल सकती है उसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो फैक्ट्रियों में जब धुआं और उनके साथ कार्बन के जो कण होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं।
अब उन धुओं यानी उन कण को ही कम करना है। अगर वे कण कम हो गए तो फैक्ट्रियों का प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फैक्ट्रियों का धुआं कम प्रदूषित होगा। ये फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर और धूल के जो धुएं के कण है उनके ऊपर। तो कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो उनके एक ऐसा यंत्र लगाया जाता है जिसमें प्रबल एनोड लगा होता है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा उच्च वोल्टता से प्रवाहित की जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज है एनोड। तो ये इन धुओं को, ये जो धुआं है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा और वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। या नेगेटिव है हमारे पास प्रबल पॉजिटिव है, धुआं है नेगेटिव, फिर स्कंदन होगा, फिर गुच्छे का निर्माण होगा। जो धुआं होगा शुद्ध हो जाएगा एकदम, इतना पॉल्यूशन नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। तो इसका उपयोग धूम्र अवक्षेपण में भी किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो लैंग्वेज है आपको लिखनी है, एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए इस पे थोड़ा ध्यान रखना। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कार्बन तथा धूल के कणों से बना। फैक्ट्रियों में निकलने वाला धुआं कार्बन तथा धूल के कणों से बनने वाली कोलाइडी ऋण आवेशित कोलाइड होता है। जो फैक्ट्रियों में धूल के कणों से बनने वाला धुआं होता है जो नेगेटिव होता है, और हमने अभी पढ़ा मिट्टी एक ऋणात्मक सोल है, जो धूल के कण उस कार्बन के साथ मिलते तभी पॉल्यूशन होता है। तो ये प्रदूषण होता है, यानी ये प्रदूषण करता है। इसे प्रदूषण रहित बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र उनमें से गुजारा जाता है जिसे कंटेल धूम्र अवक्षेपक कहते हैं। कंटेल धूम्र अवक्षेपक कहते हैं, ये वाला कंटेल धूम्र अवक्षेपक कहलाता है। इसमें से गुजारा जाता है। तो आगे की कंडीशन क्या होती है हम वही देखते हैं। इस यंत्र में प्रबल एनोड लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रबल एनोड लगा होता है। यहां पर क्या लगा होता है? प्रबल एनोड लगा होता है, जो उच्च वोल्टता से धारा प्रवाहित करने पर धुएं में उपस्थित कार्बन तथा ऋणावेशित कण एनोड की ओर जाकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होते ही प्रदूषण रहित हो जाता है पूरी तरह से। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा दूसरा उपयोग। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तीसरा क्या है? औषधियों में भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। किनका? कोलाइडी विलियन का या कोलाइडी सोल का। औषधियों के क्षेत्र में कैसे किया जाता है? कोलाइडी सोल का अर्थ है जिनके पार्टिकल्स का जो कणों का जो आकार है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वही है। तो हमारी आंत में कोलाइडी कणों के आकार के कणों को आसानी से अवशोषण कर लेती है। जो हमारे शरीर में आंत्र होती है वो किसी भी प्रकार की औषधि को ग्रहण कर सकती है, लेकिन जब उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो वो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेती है। और इनके फायदे भी हैं। होने वाली अब देखना, आसानी से अवशोषण कर लेती है। अतः रोगों के इलाज के लिए जो भी औषधियां बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर उनके बीच रखा जाता है उन कणों का आकार। तो बनाने वाली औषधियां कोलाइडी कणों के आकार की बनी होती हैं, यानी उनका उपयोग भी आप कर सकते हो। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा तो आसानी से आप उनका उपयोग कर पाओगे। जैसे प्रोटोजीरोल, नाम याद रखना एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो किसका बना होता है? सिल्वर कोलाइडिसोल का बना होता है। इसका उपयोग आप कभी आंख में बूंद डालने वाली दवा देखना, उसके ऊपर ये लिखा हुआ ऐसे प्रोटोजीरोल, डॉक्टर के पास जाके बोलोगे तो वो सीधा बोलेगा आंख से संबंधित कुछ दवाई चाहिए क्या। यानी नेत्र संक्रमण इलाज से संबंधित कुछ दवाइयां हैं जो किससे बनी होती है? सिल्वर के कोलाइडी विलियन से बनी होती है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कोलाइडी विलियन में धातुओं के सोल कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग विधियां भी हमने पढ़ी हैं। तो अगला जो उपयोग है हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 उपयोग तो हमने पढ़ लिए, अब चौथा उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं, जल्दी लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स आपको लिंक में अवेलेबल है। तो 3 उपयोग पढ़ लिए, 5 उपयोग है मोस्टली। तो 3 हमने पढ़ लिए, चौथा है डेल्टा निर्माण। इसी के द्वारा होता है। कैसे होता है डेल्टा निर्माण? अक्सर आपने देखा होगा जहां पे समुद्र
और नदियां मिलती है, वहां एक त्रिभुज जैसी आकृति आपको नजर आती है। उस त्रिभुज जैसी आकृति को ही तो क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और आप सब जानते हो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, हम वो सीखेंगे, लेकिन आप ये जानते हो डेल्टा जरूर बनता है सर, त्रिभुज जैसी आकार जरूर बनता है। तो चौथा उपयोग हम पढ़ेंगे डेल्टा निर्माण में। डेल्टा निर्माण में तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा जिससे आपको पता रहे ये निर्माण कैसे होता है। जहां समुद्र जल तथा नदियों का जल, नदियों का पानी लिख दो आप, नदियों का पानी मिलता है वहां एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, आकृति का निर्माण होता है, उसे डेल्टा कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? डेल्टा बनता कैसे है अब हम उसको एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो यहां से पहाड़ों से नदी बहती हुई आ रही है, यहां से ये नदी बहती हुई आ रही है, यहां से आ रही है नदी, और यहां से जो समुद्री जल आ रहा है, यहां से समुद्री जल, यहां से आ रहा है सी वाटर, समुद्री जल, यहां से समुद्री जल आ रहा है, और यहां से आ रहा है नदियों का पानी। सर आप बोलोगे सर ये तो पानी, ये भी पानी है और समुद्री जल वो भी पानी है, लेकिन एक चीज इसमें अलग है, जो समुद्री जल आता है ये जो समुद्री जल नदियों का जल आता है उसमें उनके साथ कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स आते हैं, ये आते हैं मिट्टी के कण। क्या आते हैं इनमें? मिट्टी के कण। और यहां पे एक चीज आप याद रखना, पीछे भी मैंने बताया, काफी बार उपयोग आया है मिट्टी का। तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, ऋणावेशित सोल होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक सोल होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक सोल। पानी के साथ कुछ मिट्टी के कण भी बहकर आते हैं। और यहां पे जो समुद्री जल है, समुद्री जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। सोडियम की पाई जाती है, मैग्नीशियम Mg+2, Ca+2। जैसे समुद्र से जब आप नमक प्राप्त करते हो तो भी उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां तो मिल जाती है, लेकिन इनमें अनेक प्रकार की ये धनात्मक अशुद्धियां होती है। क्या होती हैं? यहाँ पे ये एक पॉइंट अलग मिलेगा, यहाँ पे आपको धनात्मक अशुद्धि। क्या होती है? धनात्मक अशुद्धि। तो अब आप खुद समझ चुके हो, यहां से आ रहा है नेगेटिव, यहां से आ रहा है पॉजिटिव। तो जहां पे ये गिरेंगे, नीचे आके जहां पे गिरेंगे वहां एक त्रिकोण आकृति का निर्माण होता है। यहाँ पे Na+ होते हैं और उनके साथ कुछ नेगेटिव आके मिल जाते हैं, और इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण होता है। उसे ही तो क्या कहते हैं? डेल्टा। तो अब लैंग्वेज में कैसे लिखना है वही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में चीज आ गई तो उसको आप आसानी से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहां से लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर इनको, फिर इनको। ये वाली चीज हमने डेफिनेशन यहां लिख ली है। तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, ये चीज आप जानते हो इसलिए लिखेंगे, हम जानते हैं नदियां अपने पानी के साथ अनेक
मिट्टी के कणों को बहाकर लाती है। यह कण ऋणावेशित होते हैं, क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं तथा समुद्र का पानी अपने साथ Na+K+Mg+2 आदि धनात्मक सोल लाते हैं। अब लाते हैं या उनमें होते हैं, आप समझ लो इन बातों को कि इनमें ऑलरेडी होते हैं। तो इस प्रकार जिस स्थान पर मिलते हैं तो स्कंदन के कारण, मेन चीज है स्कंदन। अब ये स्कंदन आपको पता ही नहीं है तो ये वाली क्लास आपके लिए 0 हो जाएगी। इसीलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 12 जरूर देखें, वहां पे मैंने स्कंदन को पूरा डिटेल से समझाया है। मिलते हैं तो स्कंदन के कारण डेल्टा का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण। तो इस प्रकार चौथा उपयोग पढ़ लिया। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर पढ़ते हैं 5वां, रक्तस्रावन को कैसे ये रोकता है। अगला उपयोग हम पढ़ेंगे। हटाओ इनको। 5वां उपयोग है रक्त को रोकने के लिए। जब छोटी सी नॉर्मल सी चोट लग जाती है तो आप फिटकरी यूज करते हो, और जब सेविंग वगैरह करवाने जाते हो नॉर्मल सी चोट लगती है तब भी आपके फिटकरी लगाई जाती है। तो 5वां उपयोग हम पढ़ेंगे। कितवा उपयोग? 5वां उपयोग रक्त स्त्रावण रोकने के लिए क्या होता है? इस चीज को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए रक्त एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। अगर बात की जाए, आप कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन ये चीज याद ही करनी पड़ेगी कि हीमोग्लोबिन एक पॉजिटिव है सोल और रक्त एक नेगेटिव है। ये एक डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें ये मानना है ये होता है, रक्त एक ऋणात्मक सोल होता है जबकि हीमोग्लोबिन एक धनात्मक सोल है तो पार्ट उसी का, लेकिन ये चीज याद रखनी है। तो यहां से हमें पता चल गया, हम जानते हैं रक्त में एल्ब्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो ऋणात्मक सोल होता है या ऋणात्मक चार्ज होता है उसके ऊपर। जब ऋणात्मक सोल होता है अतः जब रक्त स्त्रावण होता है तो उस पर पोटास एलम जिसे आप बोलते हो फिटकरी, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4
होल थ्राइस 24 H2O यानी 24 H2O। जो धनात्मक सोल होता है स्कंदन द्वारा रक्त का थक्का बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार हमने कोलाइडी विलियन के जो मोस्टली एक रबड़ उद्योग में है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन जो भी है। तो इस प्रकार हमने कोलाइडी विलियन के अनुप्रयोग को मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट कोलाइडी विलियन के गुणधर्म जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वैसे 4-5 गुणधर्म हैं, लेकिन एग्जाम व्यू ऑफ टिंडल प्रभाव पूछा जाता है सीधा, और ब्राउनी गति के बारे में भी पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और रंग, ये है जो एक अपने पढ़ लिया था, वैद्युत कण संचलन पढ़ लिया था, वैद्युत गुण पढ़ लिया था, पहले पढ़ लिया था, कुछ रह गया था। तभी तो कोलाइडी विलियन के गुणधर्म हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे, लेकिन कुछ रह गए हैं। 2 इंपॉर्टेंट हैं, वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोशन यानी ब्राउनी गति रह गया था। अभी उनको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, यानी चैप्टर वही चल रहा है और आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट 13। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलियन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णनों का फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन में जैसे भी आप कोलाइडी विलियन में से प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलाव होना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे आप ये उदाहरण देख सकते हो कि बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है किसी एक छिद्र से, तो उसमें जो कण, धूल के कण आपको दिखाई देते हैं, वही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। या बंद कमरा है और बाहर से कोई लाइट एक छिद्र से आ रही है तो धूल के कण दिखाई देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये जो टिंडल प्रभाव है वास्तविक विलियन नहीं दर्शाते हैं। अगर आप ट्राई कर लेना, जैसे नमक और पानी का घोल एक वास्तविक विलियन है, उसमें से अगर लाइट को आप गुजारोगे तो आपको किसी भी प्रकार के कण ऐसे हिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि नमक और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण है, यानी होमोजीनियस मिक्सर, ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। तो हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या। एक लाइट के ऊपर यहाँ लेंस लगा हुआ है, जैसे ही यहाँ पे वास्तविक विलियन में से अगर प्रकाश डाला जाए, यानी जब अंधेरे में किसी वास्तविक विलियन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो विलियन में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, किसी भी प्रकार दिखाई नहीं देता, पारदर्शी हो जाता है, यानी प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अगर यही घटना की जाए कोलाइडी विलियन के साथ, यानी परंतु जब प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलियन में से गुजारा जाए तो कुछ चमकीला दिखाई देगा, कुछ चमकीले कण दिखाई देंगे। ये वाले चमकीले कण यही शो करता है टिंडल प्रभाव को। किसको शो करता है? टिंडल प्रभाव को। और टिंडल प्रभाव के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम होना चाहिए। जो कोलाइडी कणों का आकार है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होना चाहिए, प्रकाश की किरण की तरंगदैर्ध्य से कम होना चाहिए। परिक्षेपण माध्यम व परिक्षेपण प्रवस्था के अपवर्तनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, तभी ये कोलाइडी विलियन अपना टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। दूसरा पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल सा है। सन 1828 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी विलियन के कण होते हैं वो अनियमित रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। इस अनियमित गति को ही जिगजैग, यानी उन्होंने क्या नाम दिया? ब्राउनी गति नाम दिया। तो ब्राउनी गति में क्या क्या है? ये समय के साथ अपरिवर्तित रहती, यानी समय चाहे कितना भी हो वो अपनी ऐसे जिगजैग मूवमेंट करती रहेगी। यदि ताप बढ़ाया जाए तो ब्राउनी गति बढ़ सकती है। यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी ताप अगर आपने बढ़ाया तो ब्राउनी गति भी क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाया तो ब्राउनी गति भी क्या होती है? बढ़ती है। और ब्राउनी गति से स्पष्ट होता है इनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को भी ये निरस्त कर देती है।
गतिज ऊर्जा के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। तो साथियों आज ये हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। यानी हमारा चैप्टर है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमने जो सारे टॉपिक पढ़े हैं, पार्ट 13 यानी ये चैप्टर का आखिरी पार्ट है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए केमिस्ट्री चौहान सर के साथ। कोलाइडी विलियनों का गुणधर्म के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए अध्याय के साथ। थैंक यू।